दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी टॉक्स के हिंदी डिजिटल बुलेटिन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय नागरिकता के बारे में। तो भारतीय नागरिकता का अर्थ क्या है? नागरिकता का सामान्य अर्थ व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हों और जो उस राज्य के प्रति अपनी विशेष निष्ठा रखता हो। नागरिकता में यह तथ्य भी शामिल है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र के प्रति अस्थायी निष्ठा भाव तो हो ही, साथ में राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्तव्य भी दिए जाएं, जिनका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज कल्याण हेतु भी करे। अतः नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। संवैधानिक उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। गौरतलब है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्टेट व फेडरेशन की पृथक पृथक नागरिकताएं हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के कुछ मूल अधिकार हैं जो कि इस तरह वर्णित है। अनुच्छेद 5 में संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना। अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकों के अधिकारों का बना होना। अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अतः नागरिकता अस्थायी उपबंध जैसा न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किए गए जो मुख्यतः इस प्रकार है। संविधान संशोधन अधिनियम 1986, संविधान संशोधन अधिनियम 1992, संविधान संशोधन अधिनियम 2003, संविधान संशोधन अधिनियम 2005 तथा संविधान संशोधन अधिनियम 2015 और संविधान संशोधन अधिनियम 2019। भारतीय नागरिकों को प्राप्त कुछ मूल अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 15 में वर्णित है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 के तहत वाक्य स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। भारतीय संविधान में विदेशियों को प्राप्त भी कुछ मूल अधिकार हैं जो कि साथ साथ भारतीय नागरिक को भी हैं। अनुच्छेद 14 के तहत विधि की समझ क्षमता। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के ए शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 के तहत कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 23 के तहत बलात्श्रम व मानव दुर्व्यवहार का निषेध। अनुच्छेद 24 के तहत जोखिमपूर्ण कार्यों में बलात्श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 से 28 में यह भी वर्णित है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ कुछ नोट करने वाली बात है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता
जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। कानूनी दर्जे के आधार पर भारत में रहने वाले व्यक्तियों के मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। नागरिक, जिसे भारतीय नागरिक भी कहते हैं, भारत के पूर्ण सदस्य, राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले, मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्यों के प्राप्तकर्ता होते हैं। अन्य देशीय व्यक्ति, इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं जो भारत के नागरिक को प्राप्त होते हैं। इन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत बाकी स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त नहीं। ये शत्रु या मित्र अंदेशी भी हो सकते हैं। राज्य विहीन व्यक्ति, इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है, जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित कर दिया जाता है। शरणार्थी, अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति। भारतीय नागरिकता का स्वरूप, भारत का संविधान एकल नागरिकता अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता को मान्यता देता है। भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति प्रदान करता है, एक साथ कई देशों को नहीं। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वार 1963। एकल नागरिकता के अपवाद भी हैं। गौरतलब है कि भारत में एकल नागरिकता के बावजूद कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विभिन्न राज्यों के नागरिकों में भेदभाव की संभावना पैदा करते हैं। ऐसे कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 के भाग ए में विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध करता है, परंतु निवास स्थान के आधार पर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थानों में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकती है, क्योंकि निवास स्थान उक्त आधारों में शामिल नहीं। अनुच्छेद 19 के 1 के घ में तथा अ में नागरिकों को भारत में कहीं भी अबाध संचरण एवं निवास के अधिकार का प्रावधान करता है, परंतु अनुच्छेद 19 के 5 में युक्त निबंधनों में व्यवस्था है कि साधारण जनता अथवा अनुसूचित जनजातियों के हित में उक्त स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955, जन्म से नागरिकता 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे एवं 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लागू होने के पहले जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उस दौरान उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो अथवा जन्म के समय दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो, भारतीय नागरिक माना जाएगा। वंशानुगत 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उनके पिता भारतीय नागरिक हो। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक। पंजीकरण द्वारा भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे। देशीयकरण द्वारा संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना, किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीयों को देशीयकरण द्वारा नागरिकता न मिली हो, अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करे। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो, अच्छे चरित्र वाला हो। एक विशेष उपबंध के तहत यह छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपयुक्त शर्तों के पूर्ण किए बगैर भी नागरिकता देशीयकरण के द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रकार से नागरिक बने
प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। क्षेत्र सम्मिलित होने पर भी नागरिकता प्राप्त होता है। नए क्षेत्र को भारत क्षेत्र में सम्मिलित करने पर नागरिकता का परित्याग, नागरिकता की समाप्ति होने के मुख्य कारण है जो कि निम्नलिखित है। प्रथम, नागरिकता की परित्याग के पूर्ण आयु व क्षमता को कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता की त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक भी सकती है। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिक ग्रहण कर सकता है। बर्खास्ती, किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत सरकार युद्धरत हो, अर्थात किसी युद्ध में सम्मिलित हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न करे। विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे, भारत सरकार की ओर से विदेशों में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार ने उनकी नागरिकता से अलग विशेष दर्जा दे रखा है। ऐसे 3 प्रमुख दर्जे निम्नलिखित हैं। अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय भारत के नागरिक होते हैं एवं भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। प्रायः यदि कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक विदेश में रहता है या अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है, उसे अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। अनिवासी भारतीय का अर्थ ऐसे व्यक्तित्व नागरिक होंगे जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं, या जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दायरे में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हैं। जिन व्यक्तियों के पास भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड है और जो 19/8/2002 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना नंबर 26/011/498 के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक माना जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति, वह व्यक्ति जिनके पूर्वज या वह स्वयं भारत के नागरिक रहे हैं परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। गौरतलब है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के नागरिक हैं या कभी रहे हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं। भारत के समुद्र पारीय नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक नहीं है और न ही कभी रहा है, निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी करने पर वह भारत के समुद्री पारीय नागरिक की श्रेणी में आता है। पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो अभी किसी अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रहा है अथवा संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता है अथवा किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बना हो, अथवा यदि वह उपयुक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा, बेटी या पोता, पोती या नाती, नतनी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से नागरिकता संबंधी कानूनों में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण से अधिक सरल बनाने के साथ उनसे जुड़े प्रावधानों को लागू करने में आ रही खामियों का हल करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी 2015 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम 2055 में निम्न संशोधन किए गए, जैसे कि वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य है, लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों के बारे में निम्नलिखित रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद विशेष 12 माह के लिए छूट दी जा सकती है, जो अधिकतम 30 दिन के लिए अलग अलग अंतराल के बाद दी जा सकती है। अध्यादेश में भारतीय मूल के लोगों को आजीवन वीजा देने और भारत की अपनी प्रत्येक यात्रा के दौरान उन्हें अस्थायी थाने में हाजिर होने की शर्त से छूट देने का प्रावधान है।
भारतीय नागरिकों के OCI नाबालिग बच्चों का प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण की शर्तें को बनाया जाएगा। भारतीय नागरिकों के बच्चों का पोता पोतियों अथवा परपोता पोतियों के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा। कुछ शर्तों के तहत धारा 7A के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक के पति या पत्नी या किसी भारतीय पति पत्नी के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत की व्यवस्था है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम में भारत के अनेक पड़ोसी देशों से विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया सरल और शीघ्रता से आगे बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन मुसलमानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। विधेयक में किए गए संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता अधिनियम किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए कुछ योग्यताओं को पूरा करना अनिवार्य है। जैसे आवेदनकर्ता आवेदन करने के 1 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, तो वह पंजीकरण के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। स्वाभाविक रूप से नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता में से एक यह है कि व्यक्ति आवेदन करने से पहले एक निश्चित समयावधि से भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा हो और कम से कम 11 वर्ष का समय उसने भारत में बिताया हो। इस योग्यता के संबंध में विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों के लिए यह प्रावधान है। व्यक्तियों के इन समूहों के लिए 11 साल की अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा और उनके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में कानूनी कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। OCI के पंजीकरण को रद्द करना। अधिनियम में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार कुछ धाराओं पर OCI के पंजीकरण को रद्द कर सकती है। इसमें शामिल है यदि OCI ने धोखाधड़ी द्वारा पंजीकरण कराया हो या यदि पंजीकरण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर OCI कार्डधारक को 2 साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो, यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो। विधेयक पंजीकरण को रद्द करने के लिए एक और आधार जोड़ता है। इस नए आधार के अनुसार OCI ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो कार्डधारक को सुनवाई का अवसर दिए बिना OCI रद्द करने के आदेश नहीं दिया जाएगा। आधार। दिसंबर 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। UIDAI के अनुसार एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है।